हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इकोनॉमिक्स बाय शिव किशोर में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछली वीडियो में जो 17 क्वेश्चन हमने किए हैं जो बेसिक नॉर्मल थे और जो तकरीबन पेपर में फंसने वाले थे वो क्वेश्चन मैंने करवाए थे आपको, वो सारी थ्योरी थे। आज हम चालू करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। तो आज हम बात करेंगे मूल्य वृद्धि विधि की, ठीक है। इसके अलग अलग नाम क्या होते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है और इसके ज़रिए हम किस तरह के क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं और किस तरह से हम राष्ट्रीय आय को निकाल सकते हैं। तो आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं। आइए, सबसे पहले ये क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए। इसमें लिखा है मूल्य वृद्धि विधि द्वारा राष्ट्रीय आय की ज्ञात करें, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है चालू हो जाता है, लेकिन तथा कुछ प्रश्न उत्तर को हल करना है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन आंसर को भी हल करेंगे साथ में। सबसे पहले हम जान लेते हैं, देखिए सबसे पहले मूल्य वृद्धि विधि के अलग अलग नाम। सबसे पहला नाम आता है, इसे बोलते हैं हम उत्पादन विधि। दूसरा नाम आता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम उत्पाद विधि। तीसरा नाम आता है हमारे पास माल सूची विधि। चौथा है शुद्ध उत्पाद विधि। पांचवा है वस्तु सेवा विधि। छठा है औद्योगिक उत्पत्ति विधि। तो ये हमारे मूल्य वृद्धि विधि के कुछ अलग अलग नाम हैं। ये मैंने बुक में से ही निकाले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। मोस्टली आपसे ये वाला नाम पूछा जाएगा और आपसे ये वाला नाम पूछा जाएगा, इन दो के बारे में पूछा जाएगा। बाकी जो एक बार क्वेश्चन आ जाते हैं बीच में फंस जाते हैं तो उसके लिए तैयारी होनी चाहिए। तो आप इस काम को याद रखिएगा। तो आइए आगे चलते हैं, ठीक है। तो जितना भी हमने जो काम करना है हम पिछली पेज पे करते हैं। चलो आइए, सबसे पहले उत्पादन विधि का सूत्र, जिसे हम बोलते हैं फॉर्मूला। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप इसे साथ में नोट करते जाइए तो आपको बेटर रहेगा, ठीक है। अगर साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आप चार्ट बना सकते हैं एक तरीके से। आपको बताता हूँ किस तरह से काम आएगा। फुट्टा कहाँ गया ये? तो देखिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, सबसे पहले राष्ट्रीय आय निकालने के लिए हमें GPA@MP ज्ञात करना होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आय को निकालने के लिए हमें क्या GPA@MP ज्ञात करना होगा। और
राष्ट्रीय आय को हम NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। ये बातें ध्यान रखने वाली है कि राष्ट्रीय आय को हम क्या कहते हैं, NNP एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। और GV एट MP होता क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो GV एट MP को हमने 3 तरीके से कर रखा है। देखिए, मैंने पिछली वीडियो बताया था GVA एट MP होता क्या है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र, तीनों क्षेत्रों को मिला के GVA एट MP बनता है, जो GDP एट MP के बराबर होता है, यानी घरेलू सकल घरेलू उत्पाद के बराबर होता है, जो देश में हो रहा होता है। ये सिर्फ एक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा है। तो हम इससे भी एक राष्ट्रीय आय निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम होते हैं सूत्र की बात कर लेते हैं। देखिए, GVA एट MP सो बोलते हैं उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। तो हम इसको ब्रैकेट कर लेते हैं। ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, कभी कभार क्वेश्चन के अंदर हमें उत्पादन का मूल्य सीधे से दे रखा होता है कुछ ही क्वेश्चन में, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिया होता, ठीक है। तो जब उत्पादन का मूल्य सीधे से ना दिया हो तो उत्पादन का मूल्य निकालने के लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ता है, इसमें देखिए, इसे बोलते हैं बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। इसको कर लेते हैं हम ब्रैकेट, ठीक है। तो बिक्री प्लस में स्टॉक परिवर्तन तब उत्पादन का मूल्य निकलता है। कभी कभी हमें ये भी सीधा सीधा नहीं दे रखा होता है, तो बिक्री निकालने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा मदद दे रखी होती है। देखिए, इसको दे रखा होता है घरेलू बिक्री दे रखी होती है, और दे रखा था हमें निर्यात। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को हम प्लस कर देते हैं। जब हम इन दोनों को प्लस कर देते हैं, हम बिक्री निकल कर आ जाती है। ऐसे ही इसको देखो, एक तरीके से और दे रखा होता है, या दे रखा होता है कीमत वस्तु की, कीमत वस्तु की दे रखी होती है, और इनटू मात्रा वस्तु की, ठीक है। इसको बोलते हैं हम P, इसको बोलते हैं हम Q। जब इन दोनों करते हैं हम मल्टीप्लाई, तो हमारा निकल के आ जाता है बिक्री। तो ये बिक्री निकालने का फॉर्मूला होता है। इसका एक क्वेश्चन भी है बुक के अंदर, वो मैं करवाऊंगा जरूर इसी वीडियो के अंदर, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है, तो आप जरा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, और स्टॉक में परिवर्तन करिएगा, सीधा देने रखा होता है। तो इसको भी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, एक तरीका और होता है। देख, इसको बोलते हैं अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। इसको भी कर लेते हैं ब्रैकेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास क्या है निकालने के तरीके, उत्पादन का मूल्य। अगर हम बात करें मध्यवर्ती उपभोग का, तो इसके भी कुछ अलग नाम है। जैसे इसको सिंपल सा बोल रखा है मध्यवर्ती उपभोग दे रखा होगा, नहीं तो इसके क्या है बहुत सारे नाम दे रखे हैं। देखिए, एक तो ये
इसके बहुत सारे नाम हैं अलग अलग। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। रेड पेन कहाँ गया ये, कि हम क्या निकाल रहे हैं और क्या नहीं। देखिए GVA@MP हमें निकालना है राष्ट्रीय आय के लिए। तो हमें क्या, उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग ठीक है। तो ये दो तरीके हो गए हमारे पास। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास क्या है, ये होना चाहिए, और इसको निकालने के लिए ये होना चाहिए। तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये वाला सिस्टम इसको निकालने के लिए, ये वाला सिस्टम इसको है, और इसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए, इसको मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। नोट नंबर फर्स्ट, मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। मध्यवर्ती उपभोग के अलग अलग नाम। तो देखिए, सबसे पहला नाम आता है जिसको बोलते हैं हम घरेलू बाजार से कच्चे माल का क्रय, और प्लस में होता है आयात, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, पहला नाम है, जिस नाम से जानते हैं। दूसरा नाम होता है हमारे पास मध्यवर्ती लागत। बाकी नाम हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। देखिए, तीसरा नाम है हमारे पास कच्चे माल का क्रय, ठीक है। चौथा है हमारे पास कच्चा माल, ठीक है। पांचवा है हमारे पास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। छठा है हमारे पास मध्यवर्ती उपभोग का नाम है एक उपभोग उत्पादक वस्तुएं। सातवां है कच्चे माल की खरीद, और आठवां है
देखिए मध्यवर्ती उत्पादकों का क्रय प्लस में कच्चे माल का आयात। ठीक है, ये वाला क्या है, 8वां है, इसको मैं कर देता हूँ ब्रैकेट ताकि ये मिक्स ना हो जाए ऊपर वाले में, बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं मध्यवर्ती उत्पादक, यानी मध्यवर्ती उपभोग का क्या है, ये अलग अलग 8 नाम है। किसी भी नाम में से आपसे पूछ सकता है कि क्वेश्चन दे रखा होता है, और ये सारे के सारे नाम के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नोट नंबर 2, हम बात करते हैं मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम। मूल्य ह्रास के अलग अलग नाम देखिए, सबसे पहला नाम आता है हमारे पास मूल्य ह्रास का। दूसरा आता है हमारे पास अवक्षय। तीसरा आता है हमारे पास अप्रचलन। चौथा है हमारे पास गिरावट। 5वां नाम आता है गिरावट। छठा है मूल्य गिरावट। आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सब नोट करते जाएं तो आपका बेटर रहेगा, एक चार्ट बन जाएगा आपके लिए। नहीं तो बाद में फिर आपको वीडियो पॉज करके दोबारा से नोट करना पड़ेगा। मूल्य प्रचलन 8वां है हमारे पास स्थायी पूंजी का अवक्षय। 9वां है हमारे पास स्थिर पूंजी का अप्रचलन। 10वां है स्थिर पूंजी का अवक्षय। 11वां नाम है हमारे पास स्थिर पूंजी का उपभोग। ये वो नाम हैं जो आपके एग्जाम में यानी क्वेश्चन में आने वाले हैं। ठीक है, और मैं आपको दिखाऊंगा सारे के सारे क्वेश्चन, किस में क्या नाम आया, कितना नाम नहीं आया। 12वां है मूल्य अवक्षय। 13वां हमारे पास है स्थायी पूंजी का उपभोग। 14वां है हमारे पास अचल पूंजी का उपभोग। या आखिरी है अचल पूंजी का अवक्षय।
ये अलग अलग आपसे नाम पूछेगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर अभी आप सारे याद हैं या तो समझ दिमाग में बैठ जाते थोड़े बहुत, याद करने की जरूरत भी नहीं है। जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आप ये चार्ट बना के सामने रख लेना और उसके हिसाब से आप क्वेश्चन हल करते रहना। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है इसको, ठीक है। तो इतना क्या है, मूल्य राशि के अलग अलग नाम आपने जान लिए होंगे, ठीक है। तो इसके अलावा हम आगे चलते हैं और थोड़ा सा आगे देखिए, ये आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं NFI। देखिए, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, जिसको हम बोलते हैं NFIA, ठीक है। तो हम इसको निकालेंगे। तो हम पहले बात करते हैं सूत्र की। देखिए, सूत्र जो निकलता है वो ऐसे, विदेशों से प्राप्त आय माइनस विदेशों को कारक आय। मैं इसको ब्रैकेट कर देता हूँ, ठीक है। इस वाले को मैं हाईलाइट करता हूँ, नोट नंबर 3 को। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, यानी कि ये। अब देखिए, विदेशों से प्राप्त आय और विदेशों को कारक आय। अब देखो, कभी कभी विदेशों से प्राप्त शुद्ध, जब ये नाम ना दे रखा हो, इस नाम को निकालने के लिए शुद्ध साधन आय, शुद्ध आय, सुसाधन आय इसे हम बोलते हैं। शुद्ध को निकालने के लिए हमें क्या सेम माइनस को करना पड़ता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखूं तो इसको बोल सकते हैं छोटे शब्दों में, इसको बोल सकते हैं हम से माइनस को। यानी विदेशों से प्राप्त साधन है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने ऐसे से माइनस को। अगर ये बात ध्यान रखना शब्दों के अंदर, ये पूरा क्वेश्चन शब्दों का ही खेल खेलता है और कुछ भी नहीं खेलता है, ठीक है। तो आइए हम आगे चलते हैं। तो हम इसका एक और बात कर लेते हैं, नोट नंबर, ये मैंने इसको हाईलाइट जानबूझ की नहीं किया है ना मूल्य राशि की इससे अलग, क्योंकि जो अलग अलग टॉपिक है। ये वाला एक फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ये एक फॉर्मूला है, ध्यान रखना, से माइनस को यानी NFI निकालने का। तो हम बात करते हैं एक और फॉर्मूले की। बस बोतल सही हो जा। देखिए, नोट नंबर 4, इसको हाईलाइट। शुद्ध अप्रत्यक्ष कर का सूत्र, यानी इसे बोलते हैं हम NIT, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, NIT। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ रेड से।
ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसे, ठीक, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। देखिए यहाँ पर क्या है, ये शुद्ध दे रखा है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर शुद्ध देखा, शुद्ध अप्रत्यक्ष। इस शुद्ध को निकालने के लिए हमें अप्रत्यक्ष कर, शुद्ध अप्रत्यक्ष करने केवल अप्रत्यक्ष कर में से आर्थिक सहायता ना हमें माइनस करनी होती है और हमें कुछ नहीं करना होता, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सूत्र था, इसे फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम। आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम। तो यहाँ पर क्या है, पहला नाम क्या है हमारे पास, जिसको हम बोलते हैं रियायतें, ठीक है। दूसरा बोलते हैं हम अनुदान, तीसरा बोलते हैं हम सब्सिडी, चौथा बोलते हैं हम मदद, पांचवा आर्थिक सहायता ही बोलते हैं। ये क्या है, आर्थिक सहायता के अलग अलग नाम, यानी इस नाम से अगर ना दिया हो इस क्वेश्चन के अंदर नीट निकालने के लिए तो हमें ये नाम दे रखे होंगे पाँचों से, इन पाँचों में से कोई नाम दे देगा, उसको हमें पुट करना है, ठीक है। अगला हम बात कर लेते हैं अप्रत्यक्ष कर के अलग अलग नाम। ये वाला जो था आर्थिक अप्रत्यक्ष कर, इसके भी अलग अलग नाम हैं, वो भी एक नहीं है, बहुत सारे हैं। मैं 10 निकाल के रखे हैं जो आपकी बुक में से हैं। अदरवाइज अगर हम बात करें इनकम टैक्स के अंदर से तो अप्रत्यक्ष कर बहुत सारे नहीं, इनडायरेक्ट टैक्स क्या हो जाएंगे, बहुत सारे हैं, और भरते भरते दो तीन पेज तो भर ही जाएंगे। तो मैंने सिर्फ गिनती के लिखे हैं जो बुक में से होने चाहिए और जो आपके क्वेश्चन में आएंगे, उन्हीं के नाम लिखे। तो फर्स्ट की बात करते हैं, पहला है बिक्री कर, जिसको हम बोलते हैं सेल टैक्स, ठीक है। दूसरा है हमारे पास उत्पादन शुल्क, ठीक है, जैसे हम बोल सकते हैं उत्पादन कर, ठीक है। इसको हम बोलते हैं एक्साइज ड्यूटी, ठीक है। तीसरा नाम है हमारे पास आयात शुल्क, साधारण भाषा में कहें तो आयात कर। इसको हम बोलते हैं इंपोर्ट ड्यूटी। ये आपने टीवी में सुना होगा बहुत बार, तो इसको इंग्लिश में, हिंदी में आपको बहुत कम सुनने को मिल रहा होगा। तो चौथा है हमारे पास मूल्य वृद्धि कर, इसको बोलते हैं हम वैट। इंग्लिश में बोले तो फुल फॉर्म में वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। पांचवा है हमारे पास
सेवा कर, जिसको हम बोलते हैं सर्विस टैक्स। छठा है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम लाभांश वितरण कर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये क्या है, कहीं मिक्स ना हो जाए। डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स यानी लाभांश वितरण कर बोलते हैं, ठीक है। सातवां जो हमारे पास है उसे बोलते हैं मनोरंजन कर। कभी भी आप मूवी देखने जाते हो तो टिकट पे ये ऑटोमेटिक लगा होता है मनोरंजन कर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट टैक्स। ठीक है, इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ ताकि ये मिक्स ना हो जाए, ठीक है। एंटरटेनमेंट टैक्स हो गया। और अगर हम बात करें आठवें की तो उसे बोलते हैं हम संपत्ति कर, इसको बोलते हैं हम प्रॉपर्टी टैक्स। संपत्ति कर के ऊपर एक पूरा का पूरा चैप्टर है इनकम टैक्स की बुक के अंदर। अगर आप कॉमर्स वाले हो तो बीकॉम फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में आपको ये देखने को मिल जाएगा उसके अंदर, क्योंकि मैंने स्टडी किया है इसके ऊपर, तो बहुत ही लेंदी है। अगर जीएसटी ना आया हो तो, जिस टाइम जीएसटी नहीं आया तब मैंने पढ़ाई करी थी उसके ऊपर, लेकिन फिर भी आपको पढ़ाया जाएगा इसको प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर। तो इसमें बहुत सारे तामझाम भी मिलते हैं और इसको समझ में आए तो ईजी है, जिसको समझ में ना आए तो वो टफ पाया जाता है। तो अगला है जो हमारे पास है उसे बोलते हैं टोल टैक्स। इसके बारे में कौन नहीं जानता, टोल टैक्स। जब भी आप कहीं अपनी गाड़ी लेके जाते हो तो आपको टोल देना ही पड़ता है। और जब आप इसकी बात करते हैं इसको बोलते हैं हम जीएसटी, बिल्कुल जीएसटी। अब हम बात करेंगे जीएसटी की, इसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपके नाम आ जाते हैं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी, ठीक है। तो ये सबके आ जाते हैं नाम। तो ये आपको क्वेश्चन के अंदर इन 10 में से कुछ ना कुछ आपको देता रहेगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ एक चीज़ पकड़ के रखनी है, शुल्क नाम पकड़ना होगा या कर। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन को देखिए नोट कर देते हैं यहाँ पर। अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए आपको केवल कर या शुल्क शब्द पर ध्यान देना होगा, बस। ये हमारा क्या है, एक नोट है जो अप्रत्यक्ष कर को समझने के लिए आएंगे कि अगर क्वेश्चन में अगर आ जाए तो आपको शुल्क या कर आपको ध्यान रखना होगा, तो वो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा भाई साहब ये इनडायरेक्ट टैक्स है यानी अप्रत्यक्ष कर है। इसमें से हम आर्थिक सहायता माइनस कर देंगे तब हमारा शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। और एक चीज़ और, कभी कभी 3-4 आपको दे देगा एक साथ, उन चारों को ऐड करके आर्थिक सहायता माइनस कर देनी है, बस तब आपका शुद्ध अप्रत्यक्ष कर निकल कर आ जाएगा। तो उसमें क्या है, कभी कभी 4-5 रहता है, ऐसा होता है। तो देरी ना करते हुए अगर नेक्स्ट पेज पे ध्यान देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे नाम, ठीक है, अप्रत्यक्ष कर के नाम हो गए और ये हो गए, ठीक है। तो हम बात करते हैं अब
थोड़े इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। इसके बाद हमारे क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएंगे। ये एक फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। सबसे पहला ये जरूरी भी बहुत है, इसके बिना तो राष्ट्रीय आय निकल ही नहीं पाएगी जल्दी से। सबसे पहले अगर ग्रोस दे रखा हो, बाद में दे रखा हो नेट, तो हम क्या ऐड कर देंगे, डेप्रिसिएशन। दूसरा अगर नेट पहले दे रखा हो और बाद में दे रखा हो ग्रोस, तो माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये डेप बोलते हैं मूल्यह्रास। इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो देखिए G इजिकल टू N प्लस डेप और N इजिकल टू G प्लस डेप। ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, इधर लिखा होगा डोमेस्टिक, डोमेस्टिक, फिर इजिकल टू में दे रखा होगा नेशनल। तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे NFIA। अब NFIA क्या होता है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। ये अभी पिछली पेज में मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो ये वही चीज़ है, मैंने कहा था NFIA काम पड़ेगा और यहाँ पर अभी नीट का भी काम आएगा। नेशनल आ जाए पहले और बाद में डोमेस्टिक आ जाए तो प्लस का होगा NFIA, ठीक है। तो देखिए D इजिकल टू N माइनस NFIA और N इजिकल टू D प्लस NFIA। ये ऊपर का शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया ऊपर वाले का, ये इम्पोर्टेंट है। इसका आप एक चार्ट बना लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना तो सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। पिछली बार जो 3rd चैप्टर था उसमें भी इसी का इस्तेमाल हुआ था, अब ये 4th चैप्टर, इसमें तो बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होगा, क्योंकि राष्ट्रीय इसी के दम पे निकलेंगे। अब देखिए फैक्टर कोस्ट आ जाए और इजिकल टू में मार्केट प्राइस, तो माइनस क्या कर देंगे NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और यहीं पर अगर उसका उल्टा हो जाए, मार्केट प्राइस पहले आ जाए और बाद में फैक्टर कॉस्ट आ जाए, तो प्लस कर देंगे हम NIT। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो हमें ये मिलता है FC यानी फैक्टर कॉस्ट इजिकल टू MP यानी मार्केट प्राइस और माइनस NIT, ठीक है। तो MP इजिकल टू हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है और प्लस का क्या है NIT, ठीक है। तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट बहुत अच्छी चीज़ थी, ठीक है। इसी का हम इस्तेमाल करके हम काम करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो यहाँ पर ज़रा देखिए मैंने एक पेज बना रखा है ये वाला, इसके अंदर मैंने शॉर्ट में नाम लिखे और ये नाम रख के लिख लिए। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो इन चीज़ों को रखता हूँ एक्स्ट्रा, और मैंने इसी चीज़ को मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ रखा है। तो मैं चाहता हूँ आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हमारे क्वेश्चन आंसर चालू होने वाले हैं। तो हम थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ज़रा रुकिए। हेलो गाइस, तो मैं आपको नवा क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ, देखिए मैंने लिख के रखा है, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करें, ठीक है। ये हमें निकालना है, ठीक है। तो वही है मूल्य वृद्धि विधि द्वारा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा, ठीक है। इसको मैं करता हूँ ब्रैकेट,
ठीक है, मूल्य वृद्धि विधि द्वारा। अब जरा देखिए, हमें सबसे पहले क्या करना है, GVA@MP ज्ञात करना है। ठीक है, GVA@MP ज्ञात करते हैं तो हमें क्या करना है, उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। ठीक है, इन दोनों क्या करना है, हमें माइनस करना है। अब जरा क्वेश्चन में देखिए, उत्पादन का मूल्य है क्या, दे रखा है, तो उत्पादन का मूल्य तो दे रखा है, तो क्या है हमारे पास एक चीज़ दे रखी होगी, हाँ, उत्पादन का मूल्य, उत्पादन पर कर दे रखा है, वर्ष के दौरान उत्पादित बिना बिका हुआ माल दे रखा है। ठीक है, और हाँ, अब देखिए, उत्पादन का मूल्य, एक क्वेश्चन दे रखा हमें, देखा बिक्री, उत्पादन का मूल्य निकालने के बाद बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, यानी क्या इसे बोलते हैं हम वर्ष के दौरान उत्पादित बिना बिका हुआ माल, तो इसे बोलते हैं हम स्टॉक में परिवर्तन। इस डेल्टा को बोलते हैं हम परिवर्तन। ठीक है, ये ध्यान देना। अब देखिए, बिक्री कितनी हमारे पास 20 है, प्लस हमारे पास बिना मुकाबले लेते हैं 22, तो कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 22 हो गया। उत्पादन का मूल्य कितना हो गया 22। ठीक है, फिर माइनस कर देंगे हम, क्या कर देंगे हम इसमें, माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब इसमें मध्यवर्ती उपभोग दिख रहा है आपको क्वेश्चन के अंदर, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान से देखिए, आपको दिख रहा होगा मध्यवर्ती उपभोग है क्या। देखिए, एकल प्रयोग वाली उत्पादक वस्तुएं, ये इसे बोलते हैं हम मध्यवर्ती वस्तुएं। क्या बोलते हैं, 5 को बोलते हैं मध्यवर्ती वस्तुएं। तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, हमारे पास ये आ गया निकल कर 17। तो क्या है, GVA@MP कितने निकल 17 निकल कर आ गया। ठीक है, अब GVA@MP हमें क्या निकालना है, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि, यानी NVA@FC निकालना है। ठीक है, अब देखिए, NVA@FC इजिकल टू GVA@MP। मैंने आपको बताया N और G कितना होता है, माइनस डैप होता है। ठीक है, FC और MP क्या होता है, माइनस निट होता है। ठीक है, इसको निकालने के लिए NVA@FC कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, नहीं दे रखा, वो तो निकालना है। GVA@MP दे रखा है मेरे पास 17। डेप्रिसिएशन क्या है हमारे पास, यही निकालने का एक तरीका भी है। देखिए, हमारे पास क्या है, ये देखो क्या लिखा है, 10 वर्ष जीवन अवधि वाली टिकाऊ वस्तुओं का मूल्य। ठीक है, अब इसी को हम डैप निकालेंगे पहले। देखिए, डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है, देखो ये वाला एक गणना कर दे रखी है हमें सिंपल सी, 10 वर्ष जीवन अवधि वाली, 10 वर्ष जीवन अवधि। अब देखिए, इसका करना है 10 वर्ष जीवन अवधि कितनी हमारे पास, जीवन अवधि, और यहां दे रखा है हमें पास उत्पादक वस्तु का मूल्य कितना है, 10 ऊपर, उत्पादक वस्तु का मूल्य कितना है, 10 दे रखा है, ये रहा 10, ये हमने कर दिया यहाँ पर। और क्या, 10 वर्ष जीवन अवधि 10 वर्ष। ठीक है, अब इसको हमने कर दिया इजिकल टू ये 100, 1 से 1 कट दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, डेप्रिसिएशन 1 आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर देंगे 1, फिर माइनस नेट। अब नेट निकाल लेते हैं हम, नेट तो पता ही है आपको क्या करना है, कैसे निकालते हैं। नेट निकालते हैं, इसको मैं करता हूँ यहाँ पर, मिक्स ना हो जाए बस। ठीक है, नेट निकालते हैं, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर कितना हमारे पास, उत्पादन पर कर कितना है, उत्पादन पर कर कितना है, 1 है, दे रखा है 1, और आर्थिक सहायता 0 दे रखी है, तो हमारे पास क्या निकल कर आ गया, 1 निकल कर आ गया। नेट भी क्या हमारे पास 1 है,
माइनस माइनस 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा हमारे पास, इसको मैं करता हूँ ऐसे ब्रैकेट, ये हो गया 17 माइनस 2, ठीक है। और उसके बाद करने के बाद क्या है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। यही हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है। बस यही हमें करके दिखाना था और यही में हमारा एक और क्वेश्चन समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो मैं आपको 10वां क्वेश्चन कराता हूँ नेक्स्ट पेज पे। हेलो एवरीवन, तो हमने पिछले पेज पर हमने किया 9वां क्वेश्चन, अब हम कर रहे हैं 10वां क्वेश्चन में। 10वां क्वेश्चन मैंने ऐसे लिख रखा है साहब ने, इसमें देखिए साधारण लागत पर सकल मूल्य वृद्धि ज्ञात कीजिए, यानी क्या है, GVA@FC, ये हमें निकालना है, ये क्या है, हमें निकालना है, ठीक है। आइए देरी ना करते हुए चालू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, GVA@MP याद करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, GVA@FC है, लेकिन हमें क्या करना है, MP, इस पे फोकस करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, उत्पादन का मूल्य, फिर क्या है, मध्यवर्ती उपभोग, उत्पादन का मूल्य और मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर क्या देखो, उत्पादन का मूल्य दे रखा है हमें भाई कॉपी किताबें उड़ रही है भाई। देखिए उत्पादन का मूल्य दे रखा है, उत्पादन का मूल्य नहीं दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उत्पादन का मूल्य निकाल लेंगे। उत्पादन का मूल्य क्या निकालते हैं, बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन। बिक्री कितनी है हमारे पास, जरा देख लेते हैं। इसमें देखो बेची गई उत्पादन इकाइयां, अब यहाँ पर बिक्री भी नहीं रखी, तो यहाँ पर बिक्री निकाल लेते हैं। बिक्री निकालेंगे तो क्या होगा, देखो बेची गई इकाइयां, ठीक है, और मल्टीप्लाई में कर देंगे हम इकाइयों की कीमत। और ये दोनों चीज़ हमें क्या है इसके अंदर दे रखी है, और ये चीज़ मैंने बता रखी है इसके अंदर, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्या है, देखो बिक्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, घरेलू बिक्री प्लस में निर्यात बिक्री निकालने का, बिक्री ना दे रखी हो, या यहाँ में लिखा हुआ है, या लिखा हुआ है कीमत वस्तु की और मात्रा वस्तु की, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। और इस वाले क्वेश्चन के अंदर मुझे यही मिला हुआ है, ठीक है। जरा देखते हैं देखिए बेची गई उत्पादन की इकाइयाँ, यानी वस्तु की इकाइयाँ दे रखी हैं, ठीक है, बेची गई इकाइयाँ, और क्या है, उत्पादक प्रति इकाई कीमत, यानी वस्तु की कीमत दे रखी है। ये क्या, 1000, ठीक है, और मल्टीप्लाई क्या है 30, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा हमारे पास 30,000। समझ में आया आपको, ठीक है, ये आपको दिख गया होगा इसके अंदर, ठीक है। अब देखो बिक्री निकल कर आ गई हमारे पास, अब इस बिक्री को यहाँ पुट कर देंगे 30,000 प्लस स्टॉक में परिवर्तन क्या दे रखा है, अब स्टॉक में परिवर्तन भी नहीं दे रखा। अब क्या है, स्टॉक में परिवर्तन क्या है, अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम कितना दे रखा है, देखो अंतिम दे रखा है 3000, ठीक है, फिर माइनस कर देंगे कितना है, प्रारंभिक कितना है 2000, तो कितना बचा हमारे पास 1000। ये क्या स्टॉक परिवर्तन निकल कर आ गया, स्टॉक में परिवर्तन कितना है 1000, ठीक है। इसको हम कर देंगे 31,000 ऐड करने पर, समझ में आया। इस वाली वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर लिया और ये वाली वैल्यू को यहाँ पुट कर लिया, उत्पादन का मूल्य निकल कर 30,000। अब 31,000
हो गया है, और माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब मध्यवर्ती उपभोग हमें सीधा सीधा दे रखा है 12,000, ठीक है 12,000, और उसके बाद हम निकाल लेंगे इसको, माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,000। तो हमारे क्या GV @ MP निकल कर आ गया। अब बात करते हैं असली खेला की, देखते हैं। देखिए हमें क्या निकालना है, GVA @ FC निकालना है, और हमने क्या निकाला, GVA @ MP निकाल लिया। G सेम है, VV सेम है, AA सेम है, FC और MP। जब यहाँ पर FC और MP का खेला आ जाता है तो क्या होता है, FC = MP - NIT, NIT, ठीक है। अब देखिए 19,000 माइनस NIT, अप्रत्यक्ष कर सीधे से दे रखा है यहाँ पर नहीं दे रखा, चलो ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं NIT, यहाँ कर लेते हैं, बात तो वही पड़ेगी, काट दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। देखिए इसको बोलते हैं NIT, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। जगह नहीं थी, गलती कर दी मैंने, यहाँ लिखना चाहिए था मुझे साफ साफ। तो नेट निकालने का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, अप्रत्यक्ष कर। देखो अप्रत्यक्ष वस्तु एवं सेवा का GST दे रखा है 6,000, फिर माइनस आर्थिक सहायता दे रखी है, 0 पुट कर लेंगे तो कितना आ गया हमारे पास, 6,000 आ गया, ठीक है। अब 6,000 हमारे पास आ गया तो क्या निकलेगा इसमें से, बिल्कुल निकलेगा। देखिए 6,000 हम इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आएगा हमारे पास, 13,000। तो हमारे पास क्या आ गया, GVA @ MP आ गया हमारा 13,000, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। आप चाहो तो बुक के अंदर देख सकते हो, उसके अंदर आपको दिख जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, आंसर है हमारे पास 13,000। तो मैं आपको अगला क्वेश्चन कराता हूँ नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। हेलो गाइस, तो मैंने पिछले पेज पे 10वां क्वेश्चन कराया था, इस पेज पे करा रहा हूँ मैं आपको 11वां क्वेश्चन। तो ठीक है, देरी ना करते हुए चालू करते हैं। इसमें देखिए क्या, साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है। और ये लाइन नहीं है पीछे वाली, बस वो इंक आ रही है, तो यहाँ शुद्धा नहीं है, शुद्ध है, मूल्य वृद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला से सिंपल सा होता है, हमारे पास होता है सोल्यूशन लिख लेते हैं, GVA @ MP, ठीक है। इसको निकालना है उत्पादन का मूल्य, फिर क्या है माइनस कर देंगे मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य माइनस मध्यवर्ती उपभोग। उत्पादन का मूल्य कितना हमारे पास, जरा ध्यान देते हैं। देखिए उत्पादन का मूल्य दे रखा है, नहीं दे रखा। अब आएगा असली खेला। देखो उत्पादन का मूल्य बिक्री प्लस स्टॉक में परिवर्तन, ठीक है। अब बिक्री दे रखी है मेरे पास, यहाँ से कुल बिक्री दे रखी है, लेकिन बिक्री नहीं है, यहाँ पर अभी भी खेला हो रहा है। तो बिक्री हमारे पास निकालने के लिए, शब्दों का ही खेल है, बिक्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बिक्री निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा हमें। देखो बिक्री निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को हम कर देंगे, हाँ कुल बिक्री, ठीक है, और प्लस यहाँ पर क्या है, स्वयं उपभोग के लिए उत्पादन। जो हम बिक्री करते हैं उसमें से हम कुछ हिस्सा निकाल लेते हैं अपने लिए, तो वो क्या है,
बिक्री में ही जोड़ा जाता है। आप खुद ही के लिए खर्चा करो तो उसमें खर्चा होता ही होता है, तो कुल बिक्री होती है। तो वही चीज़ होती है कि अब ये रूल क्या होता है, मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। आपने सुना होगा कि अगर आप आर्ट साइड से तो आपको थोड़ा समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, कॉमर्स साइड से हो तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। एक कंपनी होती है, वो एक आर्टिफिशियल क्या होती है, एक व्यक्ति होती है। जब कोई घर का बंदा उस कंपनी में से निकालता है तो कंपनी अपने हिस्से में से कुछ देती है और बाद में उससे उसे वापस ले भी लेती है। वही चीज़ इसके अंदर चल रही है कि स्वयं उपभोग के लिए कुछ अपने लिए निकाला है, बाद में उसे कंपनी में डालना पड़ेगा। तो क्या कुल बिक्री के अंदर ये स्वयं के लिए जो खर्चा किया गया है इसको भी ऐड करते हैं। तो ये चीज़ थी इसके अंदर, ठीक है। और आई क्या करते हैं, प्लस स्टॉक में परिवर्तन। देखिए ये हो गया, इसके बाद आता है बिक्री हो गया। यही हो गया, ठीक है। अब देखिए कुल बिक्री कितनी है हमारे पास, कुल बिक्री हमारे पास 1000, कितनी है 1000, प्लस सम वॉक के लिए उत्पादन कितना हमारे पास 120, ठीक है 120 आ गया। अब देखिए ये हमारे पास आ गया, टोटल हमारे पास निकल कर आया है, इसको ब्रैकेट कर देते हैं 1120 आ गया, ठीक है। बिक्री कर गया 1120, ठीक है, प्लस स्टॉक में परिवर्तन। अब स्टॉक में परिवर्तन कितना है, देखो स्टॉक में परिवर्तन निकाल लेते हैं। स्टॉक में परिवर्तन अंतिम स्टॉक माइनस प्रारंभिक स्टॉक। अंतिम स्टॉक कितना हमारे पास दे रखा है, स्टॉक में गिरावट। देखो एक चीज़ और यहाँ पर क्या है, इसको थोड़ा बताता हूँ। स्टॉक में गिरावट माइनस स्टॉक में वृद्धि, ठीक है। ये चीज़ दो रूल होता है। अब स्टॉक में गिरावट कितना हमारे पास, ये साफ साफ दे रखा, स्टॉक में गिरावट कितना है, ये दूसरा ही नाम है इसका। अंतिम स्टॉक या आखिरी स्टॉक, इन स्टॉक में गिर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कर लेंगे 70, सॉरी ये हमने उल्टा कर दिया, तो इसको हम थोड़ा इस साइड कर लेते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर इसको काट देता हूँ। यहाँ पर इसका नाम होता है स्टॉक में वृद्धि, ठीक है। और यहाँ पर आता माइनस में स्टॉक में गिरावट। ये होता है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, दिमाग से निकल गई थी बात, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं। देखिए स्टॉक में वृद्धि क्या है, 0 हमारे पास, और स्टॉक में क्या है गिरावट कितनी हमारे पास, स्टॉक में गिरावट है 70। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये ब्रैकेट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 70। स्टॉक परिवर्तन कितना है, -70 आ गया। इधर कर लेंगे सब पुट, ठीक है। अब इसमें से क्या है 1120 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, इसको ब्रैकेट करने के बाद आएगा हमारे पास 1050। अब ये उत्पादन का मूल्य कितना कर आएगा 1050। अब उत्पादन के मूल्य को, इस वाले को हम यहाँ पुट कर देंगे 1050, फिर माइनस मध्यवर्ती उपभोग। अब देखिए मध्यवर्ती उपभोग दे रखा है इसके अंदर, कच्चे माल का क्रय, ये मध्यवर्ती उपभोग है। मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखवाई थी, मध्यवर्ती उपभोग के नाम, देखिए ये लिखा है मध्यवर्ती उपभोग के नाम, आपको दिख रहा होगा। कच्चे माल का क्रय पहले पे ही लिखा आ रहा है, तो ये कच्चे माल का क्रय भी है, ठीक है। अब देखिए कच्चे माल का क्रय कितना हमारे पास 300, कितना है हमारे पास 300। अब इसको माइनस करते हैं, कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा, रुक जाओ, मध्यवर्ती उपभोग हमें निकालना पड़ेगा। देखिए 300 नहीं है, प्लस 50, तो ये हो गया हमारे पास 1050 माइनस 350, ठीक है। और इसको ब्रैकेट करने के बाद हमारे पास आएगा 700। अब देखिए मध्यवर्ती उपभोग, ठीक है, इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है
कच्चे माल का क्रय, कच्चे माल का क्रय प्लस बिजली के खर्चे, ये आपको दिख गया होगा। फिर इसके बाद क्या है, हम क्या करेंगे, इनको प्लस कर देंगे। कच्चे माल का क्रय कितना है हमारे पास 300 और ये प्लस गया 50, तो कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 350। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल कर आ गया, मध्यवर्ती उपभोग निकल कर आ गया। इसको मैं करता हूँ अलग से तो ये दिखेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, मध्यवर्ती उपभोग निकल कर आ गया। अब क्या है, हम जीवे टाइम पे निकल के आएगा 700 रुपये। अब जो हमारा मेल खेला है वो करते हैं यहाँ पर NVA@FC और इजिकल टू GVA@MP। एन और जी क्या होता है, माइनस का डेप, F और MP माइनस का नेट। देखिए अब क्या है, जीवे एमपी का 700 दे रखा है। ठीक है, 700 दे दिया। अब डेप्रिशिएशन दे रखा है इसके अंदर, डेप्रिशिएशन नहीं दे रखा। डेप्रिशिएशन क्या है, 0 मान लेंगे। और नेट दे रखा है, नेट तो नहीं दे रखा, लेकिन क्या है यहाँ पर एक खेला कर रखा है। देखिए NIT निकालने बोला है, अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। और मैं आपको चीज़ एक बता देता हूँ बीच में, ये आपको याद रहे या ना रहे पता नहीं, जितना भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको आप पूरा लिखते जाना है, सारे नाम। कोई शॉर्ट नाम मत लिखना, क्योंकि अगर आप शॉर्ट नाम की आदत हो जाएगी एग्जाम में कर लोगे और टीचर को समझ में नहीं आएगा। तो अप्रत्यक्ष कर कितना हमारे पास, देखिए अप्रत्यक्ष कर क्या है हमारे पास, ये उत्पादन शुल्क। ठीक है, या और ये आय कर, इसे बोलते हैं प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, प्रत्यक्ष कर बोलते हैं, यानी इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं इस वाले को। इस वाले को क्या है, हमें नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ इस वाले को लेना है। उत्पादन शुल्क कितना हमारे पास 70 दे रखा है, आर्थिक सहायता कितनी दे रखी है 40। तो देखिए मैंने कुछ मिस कर दिया था, तो क्या है हमारे पास क्या है, नेट। हमने जो नेट निकाला था वो निकल कर आया है, ये आप प्रत्यक्ष करें 70 और आर्थिक सहायता है 40, माइनस कर देंगे 30। फिर उसके बाद हमें 30 को माइनस कर 700 माइनस कर देंगे। जो 700 हमारा क्या जीवीए टाइम पे निकल कर आया था, जीवीए टाइम भी 700 माइनस 30, जो हमारा आंसर आएगा 670 आएगा। ठीक है, यह हमारा क्वेश्चन समाप्त होता है। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता हूँ 12 पेज पे, मतलब नेक्स्ट पेज पे 12वां क्वेश्चन।